नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने ठान लिया है कि अब पश्चिम बंगाल में उन्हें सरकार बनानी है तो इसके लिए केंद्र सरकार को प्रवोक करना पड़ेगा, हिंदुओं को भी प्रवोक करना पड़ेगा, प्रशासन को ठप रखना पड़ेगा, पुलिस का कंट्रोल अपने हाथों में ऐसे लो ताकि पुलिस कार्रवाई ना कर सके और फिर हिंसा की आग में पश्चिम बंगाल जले। हो सकता है केंद्र सरकार को मजबूरन वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े और वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दे और उसके बाद फिर से पश्चिम बंगाल में किसी तरीके से ममता बनर्जी को एक और मौका मिल जाए। इसीलिए ममता बनर्जी डाल डाल चल रही है तो केंद्र सरकार पात पात चल रही है। चुनाव आयोग का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ से ममता बनर्जी के कांड के खिलाफ एक एक करके पश्चिम बंगाल की एक एक इकाइयों पर अब धीरे धीरे उसका कंट्रोल छीनने की तैयारी चल रही है। ममता बनर्जी ये जानती है कि उसका विधायक हुमायूं कबीर, जिसे वो सस्पेंड कर रही है, हटा नहीं रही, वो अपना काम करेगा क्योंकि उसे केवल और केवल मुसलमानों की राजनीति करनी है, उसे खुश करना है। वो बाबरी मस्जिद की नींव रखने की कोशिश करेगा, वो बाबरी मस्जिद का कांड करेगा ताकि मुर्शिदाबाद में, मालदा में, उत्तरी दिनाजपुर में, ये सारे जगहों पर जो मुसलमान 50 से 70% के बीच में हैं, वो सब इसके पक्ष में आए। इसके लिए उसे ममता बनर्जी के आदेश की जरूरत नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी से कोऑपरेट करने की जरूरत है। और देखिए, ये पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी एक तरफ तो हुमायूं कबीर के खिलाफ बात करती है, उसे पार्टी से सस्पेंड करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करती है। उसे जेल के अंदर होना चाहिए था क्योंकि उसने जो प्रवोक करने की कोशिश की है ये देशद्रोह है। उसने समाज में जहर घोलने की कोशिश की और उसके बावजूद उसे केवल पार्टी के विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हो। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी के एजेंडे में है कि तुम मौलाना गैंग के साथ खड़ी रहो और फिर देखते रहो कि कैसे उबाल आता है और इधर अपने क्षेत्र में जाकर अपने आप को बंगाली ब्राह्मण बताओ, गीता पाठ करो, दुर्गा पाठ करो, काली मंदिर जाओ और फिर हिंदुओं को भ्रमित करो, लेकिन शासन मौलानाओं के साथ चलकर चलाओ, उसी के फायदे के लिए काम करो। लेकिन ऐसा होगा नहीं। एक तरफ ममता बनर्जी मस्जिद बनवा रही थी, बाबरी मस्जिद की नींवें चल रही थी, और दूसरी तरफ अमित शाह ने एक और रास्ता अपना लिया और वो रास्ता है इन्हीं लोगों को उसी के आधार पर, इसी नियम कानून के रास्ते से चलकर इसको कुचलना। और इसीलिए पश्चिम बंगाल में ये जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर 4 दिनों से चल रहा था हंगामा, उसके ऊपर पूर्ण विराम लगाने की तैयारी हो गई। यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ काम कर रही थी, सीधे तौर पर मौलानाओं को बता रही थी हम तो यहां लागू नहीं होने देंगे, लेकिन हुआ यही, लागू करने की कोशिश की, अंत में वो बैकफुट पर आई, निर्देश जारी किए गए, डीएम के साथ मीटिंग की गई, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? 1 सप्ताह का समय था, उम्मीद ऐप का वो पोर्टल क्लोज होने वाला था। 1 सप्ताह में ममता बनर्जी की पूरी मशीनरी मिलकर भी डीएम से लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तक सब लोगों ने एक साथ कोशिश की, लेकिन फिर भी केवल 10,000 प्रॉपर्टी वक्फ की थी वो अपलोड हो पाई और टोटल प्रॉपर्टी पश्चिम बंगाल में वक्फ बोर्ड की 82,000 है, 82,000, तो 10,000 ही तो अपलोड हुआ। अब ये 72,000 का पेज फंसाया, उस पर अब तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है। तुम बाबरी मस्जिद बनाओ, हम तुम्हें घर से तुम्हें बाहर कर देंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीनें मस्जिदों में भी है, वक्फ बोर्ड की जमीनें पश्चिम बंगाल कब्रिस्तान भी है, उसके मदरसे भी चल रहे हैं, दरगाह भी है,
और उसमें कई मार्केट, दुकान, मकान भी बना हुआ है। छटपटाहट इन लोगों के साथ यही है कि इन जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं। जिसका था उसने आनन फानन में 10,000 अपलोड कर दिया। जिसके पास है ही नहीं वो टाइम लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ये 72,000 प्रॉपर्टी छीनी जाने वाली है, क्योंकि इनके पास जो दस्तावेज है ये तुगलक के जमाने का है, ये फिरोज शाह तुगलक के जमाने का, ये खिलजी के जमाने का है, ये मुगल काल के औरंगजेब, बाबर और अकबर के जमाने का है। कि बाबरनामा में यह लिखा गया है कि बंगाल के इस गांव में 2 एकड़ जमीन वक्फ कर दी गई है। अब उस दस्तावेज का न तो सुप्रीम कोर्ट में कोई संज्ञान लिया जाता है और न ही सरकार संज्ञान ले रही है। सीधे तौर पर कहा गया है कि आपके पास वक्फ करने वाले का कोई आधार है। जिसने वक्फ किया उसने वक्फनामा लिख कर दिया था। जिसने वक्फ किया क्या उसने रजिस्ट्री की थी? कोई भी कागज है आपके पास जो वैलिड हो 1947 के बाद से? और उससे पहले जो ब्रिटिश काल में ये वक्फ एक्ट आया था उस समय का 1854 के बाद से, अगर ब्रिटिश काल में भी रजिस्ट्री होते थे, उस बैनामा है, वो रजिस्ट्री का पेपर है, वो रजिस्ट्रेशन है कि आपने वक्फ बोर्ड में इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो है नहीं तो इसका मतलब आपका अधिकार इस पर नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में ये जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ हंगामा कर रही थी ममता बनर्जी कि ये ना कानून लागू नहीं होने देंगे, उसकी हेकड़ी निकलने लगी। अंतिम के समय में यानी कि 5 दिसंबर तक समय था, 6 दिसंबर को खिड़की बंद, टाइमलाइन खत्म। और उससे पहले एक सप्ताह यानी कि 28 तारीख को, 28 नवंबर को ममता बनर्जी के घर पर मीटिंग होती है। और यह मीटिंग दिन में होती है जिसमें पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से मौलाना आया हुआ था। उसने ममता बनर्जी से कहा कि आपने तो कहा है कि वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, लेकिन ये जो पोर्टल है इस पोर्टल पर अगर हम रजिस्टर्ड नहीं करवाते प्रॉपर्टी को तो क्या आप बचा पाएंगी? क्योंकि उसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी। याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि इस पोर्टल के खिलाफ वो नहीं है, बल्कि ये पोर्टल में जो डेट दी गई है यानी 6 जून को ये लॉन्च किया गया था, 6 महीने का समय दिया गया था, वो 6 महीना का समय सफिशिएंट नहीं है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और उसी के ऊपर एसजी तुषार मेहता ने वक्फ कानून सेक्शन 38 का जिक्र किया था और बताया था कि सेक्शन 38 में पहले ही इस बात का जिक्र किया गया है कि आप अगर रजिस्टर्ड नहीं करवा पाते, उस पर अपलोड नहीं करवा पाते, आपकी प्रॉपर्टी विवादित हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में सीधे तौर पर आप ट्रिब्यूनल में जाएं, अपने विवाद का निपटारा खुद करें। यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है। आपके मुतबिल जो कि किसी वक्फ कानून में वक्फ की संपत्ति का अधिकारी है वो सीधे ट्रिब्यूनल में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने सीधे कहा यह सही है, टाइमलाइन नहीं बढ़ेगा, इस सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकता है, नहीं चाहे तो इसके लिए कुछ राहत दे सकती है, लेकिन आपको जाना ट्रिब्यूनल में ही पड़ेगा। जितने भी तर्क थे, चाहे सिब्बल की हो, सिंघवी की हो, गोपाल शंकर नारायण की हो या पाशा की हो, ये 5-5, 6-6 वकील सारे के सारे धाराशायी हो गए। कोई कुछ नहीं कर पाया तो फिर सरकार से गुजारिश की गई। सरकार ने कहा है 3 महीना का समय देते हैं, केवल कार्रवाई नहीं करेंगे, ये नहीं कि ये पोर्टल खोल देंगे फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो। अभी आप कलेक्ट कर लो। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी के यहां मीटिंग चल रही थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है मामला, और अगर आप गारंटी देती है तो बताओ, नहीं गारंटी देती है तो हम अपने तरीके से काम करेंगे, और उसके बाद आपकी सरकार में परेशानी आएगी तो फिर हमें मत कहना, क्योंकि हम तो हंगामा करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा, कब्रिस्तान छीने जाएंगे, हंगामा करेंगे। उसके बाद ममता बनर्जी की छटपटाहट, 12 से 1 बजे के बीच ममता बनर्जी ने बुलाया सेक्रेटरी को, और वो सेक्रेटरी थे माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पीवी सलीम को बुलाया, कहा फटाफट नोटिफिकेशन जारी करो।
नोटिस जारी करो सारे डीएम को। 28 नवंबर को नोटिस जारी की गई, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी पीवी सलीम ने जारी की और जारी करने के बाद कहा 5 दिन का समय है, किसी तरीके से अपलोड करो, मैक्सिमम 5 तारीख का टाइम है, आप लोगों को अपलोड करना है अलग अलग जगहों से। आनन फानन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मीटिंग, हर जगह नोटिस भेजा गया, ब्लॉक में प्रॉपर्टी के लोकेशन देखे गए और फिर से ये टीएमसी के लोग इसमें शामिल हो गए कि नहीं नहीं किसी तरीके से बचाना है, जितना बचा सकते हो बचा लो। बचाना क्या था, बच गया, 10,000 ही अपलोड हो पाया और फिर 72,000 प्रॉपर्टी के ऊपर तलवार लटक गई। और ये देखिए दूरदृष्टि थी। 6 जून को 6 महीना का समय दिया गया था। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के तहत जो उम्मीद ऐप लाए गए और उसमें पोर्टल बनाया गया, 6 जून को घोषणा की गई, 6 महीने का समय दिया गया 6 दिसंबर का, क्योंकि अमित शाह ये जानते थे 6 दिसंबर ये ऐसा समय है जिसमें ये मौलाना गैंग फिर से एक्टिव होगा और पश्चिम बंगाल में तो और ज्यादा एक्टिव होगा, वहां पर नजर रखनी जरूरी है। इसलिए ममता बनर्जी को ये 6 दिसंबर महंगा पड़ा। मौलानाओं में भी हड़कंप मचा है, वो भी ममता बनर्जी को गालियां दे रहे हैं कि तुमने तो हमें फंसा दिया। लेकिन ये हुमायूं कबीर को ये तुरूप का पत्ता बनाने वाली ममता बनर्जी की हेकड़ी निकल रही है। सेंट्रल फोर्स की तैनाती की बात है कि नहीं, अब इस जगह पर ये जिस तरह से प्रोवोक किया जा रहा है, बड़े दंगे होंगे, तो उसको कंट्रोल करने का उपाय भी होना चाहिए। और इसके लिए स्टेट की पुलिस पर, स्टेट की मशीनरी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी ये जो 11 जिले हैं मुस्लिम बहुल जिले, उन जगहों पर तो सेंट्रल फोर्स चप्पे चप्पे पर होना चाहिए। और इसलिए 11 जिलों की लिस्ट, यानी बॉर्डर के वो जिले मुर्शिदाबाद, उत्तरी दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा, वही साथ में ये 24 परगना का उत्तर दक्षिण 24 परगना, इन जगहों पर जहां पर मुसलमानों का वोटर लिस्ट में भी नाम, ये जो संख्या है कहीं 87% ये मुर्शिदाबाद में और दिनाजपुर में तो 105% बढ़ा था। ये 22-23 साल में जांच उसकी हो रही है। और उन जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करो और उन पुलिस सेंट्रल फोर्स को यह आदेश होगा कि इनके उन इशारों का, लोकल पुलिस के कोऑर्डिनेशन का, इसका भरोसा मत करना, अपने तरीके से देखना। और चूंकि अभी चुनाव आयोग की टीम भी है तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। चुनाव आयोग तो अपने तरीके से वहां पर ममता बनर्जी की औकात बता रहा है कि तुम देखो, तुम जिस तरीके से जितना हंगामा करोगी उतना ही वोट कटेगा। पिछले जो लिस्ट आई थी उसमें 30 लाख के आसपास, उससे भी थोड़े कम ही थे वो, कि इतने वोटर लिस्ट से नाम अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। अब जो लिस्ट नहीं आई उसमें 45 लाख हो गया है। और ये 45 लाख वो हैं जो फॉर्म डाले नहीं, जमा नहीं किए। उसके बाद अभी वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, 2 महीने का और टाइम, फिजिकल वेरिफिकेशन। और ये जो 2208 बूथ पर जो कर रहा था खेला कि एक भी वोट कटे नहीं हैं, जब दूसरी बार चिट्ठी आई तो ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर और उसकी संख्या घट के 908 हो गई। मतलब 908 बूथों पर ही अब दिखाया जा रहा है कि एक भी वोट कटना नहीं है, कोई मरा नहीं, कोई बाहर नहीं गया, कोई डिस्प्लेस नहीं हुआ। यह भी अब जांच के दायरे में है। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनाव आयोग के माध्यम से नामों की छटनी करने के लिए कि रिपीटेड नाम कितने हैं। तो इसलिए हर तरफ से ये ममता बनर्जी ने इस बार जो कांड किया और बाबरी मस्जिद को लेकर ये हुमायूं कबीर को आगे बढ़ाकर फिर ये बीच बीच का रास्ता अपनाया, पुलिस बल का उपयोग नहीं किया, इसके बाद उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। मौलाना गैंग की ये 72,000 प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और दूसरी तरफ नाम काटे जा रहे हैं। सेंट्रल फोर्स उन इलाकों में तैनाती की बात चल रही है जहां पर इनका पॉपुलेशन 2 गुना 3 गुना गति से बढ़ा है। इसलिए इस बार तो ममता बनर्जी को पता चल गया है कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था बिहार चुनाव के बाद कि बिहार से गंगा
बंगाल में जाती है और अगला नंबर बंगाल का ही होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।